कामयाब हुए और एक करप्ट प्राइम मिनिस्टर मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर कन्विक्ट हुआ। हमारी हुकूमत ने परवेज मुशर्रफ पर गद्दारी का मुकदमा कायम करने के लिए वकला से मुशावरत का आगाज किया। मुझे मशवरा दिया गया कि इस भारी पत्थर को उठाने का इरादा तर्क कर दूं। ये एक नेशनल डायलॉग का हिस्सा होना चाहिए अगले इलेक्शन के बाद कि तमाम जमातें बैठें और ये फैसला कर दें कि माजी में जब से पाकिस्तान बना है आज तक जो कुछ हुआ है उसको कम से कम हम डॉक्यूमेंट कर लें। प्रोसेस की इब्तदा है, ये कहा नहीं है जो हमने आज बिल पास किया, ये इब्तदा है और ये हिस्ट्री में लिखा जाए अपोजिशन की वजह से ये फोरम पूरा हुआ है। ये पहला स्टेप है कि पाकिस्तान एक बड़ा जबरदस्त कदम ले रहा है उसको दूर करने के लिए, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि ये आसान नहीं है, इसमें प्रॉब्लम्स आएंगे। अस्सलामुअलैकुम। दूसरा रुख के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। शरीफ खानदान के खिलाफ एवनफील्ड रेफरेंस में ज़ाब्ता फौजदारी के तहत 342 के बयानात कलमबंद हो रहे हैं। मियां नवाज शरीफ के बाद मरियम नवाज साहिबा ने आज दूसरे रोज भी अपना बयान कलमबंद कराया, जो कि उन्हें सवाल दिए गए हैं 128 अदालत की जानिब से। और नवाज शरीफ साहब की तरह मरियम नवाज साहिबा ने भी करार दिया कि लंदन फ्लैट्स और नीलसन और नेस्कोल से उनका कोई ताल्लुक नहीं, ये मलकियत है हुसैन नवाज की, उनसे ही इससे मुतल्लिक बात की जाए, उनसे पूछा जाए। और प्रोग्राम में बात होगी मुल्क में हुकूमतें बनाने या गिराने में आलमी ताकतों का क्या किरदार होता है। गुज़िश्ता दिनों यहाँ पर बात होती रही खलाई मखलूक की, लेकिन आज हम बात करेंगे आलमी ताकतों के किरदार से मुतल्लिक। और बात होगी निगरान वज़ीर-ए-आज़म के नाम पर वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर में इत्तफाक राय क्यों ना हो सका। और इसके अलावा फाटा इस्लाहात पर भी बात होगी, क्योंकि सेनेट से आज 31वीं आईनी तरमीम मंजूर हो गई है। और नईमुल हक साहब के बयान से, नईमुल हक साहब की जानिब से जो थप्पड़ एक रसीद किया गया दानियाल अजीज साहब को, उस पर भी बात होगी, क्योंकि नईमुल हक साहब का कहना है कि इमरान खान साहब ने उन्हें शाबाश दी है। तो इस सूरत हाल पर भी बात होगी। आज के शो में हमारे साथ मौजूद हैं आमिर अब्बास साहब, माहिर कानून हैं, उनके साथ तशरीफ फरमा है सेनेटर गौस मोहम्मद न्याजी साहब, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। और हमारे साथ मौजूद है इसाक हकवानी साहब, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया चारों मेहमानों का शो में ज्वाइन करने के लिए। आमिर अब्बास साहब, आपसे स्टार्ट करूंगा मैं गुफ्तगू। आज दूसरे रोज भी मरियम नवाज साहिबा ने ज़ाब्ता फौजदारी के तहत 342 का बयान रिकॉर्ड कराया, जो 128 सवालात उन्हें अदालत की जानिब से दिए गए हैं। लेकिन मियाँ साहब की तरफ वो भी सारा मामला हुसैन और हसन नवाज पर डाल रही है कि उनका कोई ताल्लुक नहीं है, उनकी मलकियत नहीं है, नीलसन और नेस्कोल भी और लंदन फ्लैट्स भी, और उनसे पूछा जाए तो वो तो कहते हैं कि हम तो बरतानवी शहरी हैं, हम पर नैब कवानीन का इतलाक ही नहीं होता। तो फिर ये केस किस तरफ जा रहा है, सूरत हाल कहाँ जा रही है? देखिए, केस है ही ये कि वो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये हसन और हुसैन के नाम पे हैं, और मरियम बीबी जोनसी हैं वो इसकी बेनिफिशियल ओनर हैं, ठीक है। और ये केस इन्होंने बेनामी के तौर पर एक कंपनी है जिसका नाम है ऑफशोर कंपनी, जिससे ये सारा सिलसिला शुरू हुआ, ये जो पनामा में आई कि ये जो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में नेल्सन एंड नेस्कॉम के नाम से है, उसके नाम पे इन्होंने ले रखी है। अब केस यही है कि ये प्रॉपर्टीज, अब चूंकि ये 342 की स्टेटमेंट है, 342 में ये आ जाता है कि दौरान ट्रायल ये एविडेंस आया हुआ है, रिकॉर्ड पे आ गया, ठीक है। और उस एविडेंस में ये आया है कि जनाब ये जो एवनफील्ड की अपार्टमेंट्स थे ये 93 to 95 परचेजिंग हुई थी। 93 to 95 मियाँ साहब जो उनसे थे पब्लिक ऑफिस होल्डर रह चुके हैं और थे वो, और 5 दफ़ा इस मुल्क में उन्होंने मुख्तलिफ ओहदे लिए हैं, जिसमें 3 दफ़ा वो वज़ीर आज़म रहे हैं। तो केस यही था कि 93 और 95 के दौरान आपके बच्चे माइनर्स थे, उनकी ये सोर्स ऑफ इनकम कोई नहीं थी, वो कहीं से इतने हैवी किस्म के अमाउंट्स जनरेट नहीं कर सकते थे। तो आपने पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हुए उसका मिसयूज किया और इनके नाम पे ये बेनामी के तौर पे प्रॉपर्टीज, मेरा तो तल्लुक ही कोई नहीं, मुझे मालूम ही नहीं कैसे हुआ ये सारा मामला, ना मुझे उन्हें मालूम था। ये उन्हें मालूम था पार्लियामेंट में जब उन्होंने तकरीर की तो उन्होंने कहा जनाब स्पीकर ये है वो रिकॉर्ड जो बताता है कि लंदन की प्रॉपर्टीज कैसे खरीदी गई। और उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कुछ कतरी शहजादे की बात आ गई कि जनाब इसके जरिए ये पैसा गया। अब उन्होंने मिखल कतरी का भी नाम नहीं लिया और बिल्कुल कह दिया कि ये इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। तो अब ये ओनेस जो है सेक्शन 14 पे वो होता है पब्लिक ऑफिस होल्डर ने
कोर्ट को एक सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन देनी होती है कि ये पैसा कहां से आया। तो ये 2 दिन से जो सिलसिला चल रहा है, वो ये सेटिस्फाई कर बता पाए हैं आपकी नजर में कानूनी राय क्या? हाँ, उन्होंने किसी तरीके से भी उस तरफ तो आए ही नहीं ना। सेटिस्फेक्शन तो दूर की बात है। उन्होंने कहा जी सेटिस्फाई तो मैं तब करूं कि जब मेरे इल्म में बात हो। उनका जी हसन हुसैन से जाके पूछिए, उन्हें पता है और ये सब कुछ। और नंबर 2, मरियम बीबी की वो जो ट्रस्ट डीड दी थी, उन्होंने कहा था मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं, मैं एक ट्रस्टी हूं, सिर्फ एज ए ट्रस्टी इसको चला रही हूं। तो वो ट्रस्ट डीड की जो एविडेंस आया है रॉबर्ट रेडले का और राजा अख्तर का, उससे ये नजर आया है अदालत में कि वो कोई फेक और फोर्स डॉक्यूमेंट्स थे। अगर वो डॉक्यूमेंट्स ट्रस्ट चीज मैंने सेनेटर साहब के सामने भी रखनी है कि और फोर्स्ड हैं, तो फिर उनकी ये प्ली खत्म हो जाएगी कि वो ट्रस्टी हैं। फिर ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड से भी आया हुआ है कि वो इसकी बेनिफिशियल ओनर है, तो ये फिर चीजें इनको साबित करनी पड़ेंगी। तो सेनेटर गौस मोहम्मद साहब, मरियम नवाज साहिबा कुछ महीने पहले तक जब अदालत में टेस्टिफाई कर रहे थे रॉबर्ट रेडले, तो मरियम नवाज साहिबा तो कह रही थी कि उन्होंने मेरे हक में गवाही दे दी रॉबर्ट रेडले ने, लेकिन आज वो कह रही हैं कि रॉबर्ट रेडले का जो रिपोर्ट थी वो बदनीयती पर मबनी थी। ये तो फिर तजाद है उनके बयानात में अपने ही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, अभी जिक्र हुआ कि मियाँ साहब की स्टेटमेंट हमने असम्बली में दी थी, तो मियाँ साहब ने जो पहले स्टेटमेंट थी उसी पर कायम है और हकीकत भी यही है। अब मसला ये है कि हसन हुसैन के नाम प्रॉपर्टी, तो वो कहाँ से पैसा आया? अभी तक अदालत में ये साबित नहीं हो सका कि मियाँ साहब ने उनको किसी अकाउंट से मनी ट्रांसफ़र की। अच्छा, एक बात आप ये भी ज़हन में रखें कि जब मियाँ साहब तो जब भी इक़्तिदार में रहे, शुरू से इनके जो कारोबार था उनके वालिद मोहम्मद शरीफ चलाते रहे, और जब जिद्दा शिफ्ट हुए या अगज़ैली में भी वही बिजनेस संभालते रहे। उन्होंने प्रॉपर्टी अगर उनके थ्रू हो गई, मियाँ साहब का कहीं जिक्र नहीं है, ना प्रॉपर्टी में है ना किसी ऑफशोर कंपनी में है। एक अकामा पे जो अकामा की वीज़ा होता है उस पर सुप्रीम कोर्ट में निकाला। तो मियाँ साहब ने जो एक कहा जाता है कि मियाँ साहब ने अपने इख्तियारात का नजायज़ फ़ायदा उठाया और बच्चों के नाम ये प्रॉपर्टी की या ख़रीदी, ये बिल्कुल गलत है। अगर हुई है उन्होंने हसन हुसैन को तो थ्रू ग्रांट फादर हुई है, तो इसलिए इस चीज़ पर इंसिस्ट करना कि नवाज शरीफ को हमारे तमाम पॉलिटिकल पार्टी दूसरी भी नवाज शरीफ को, वो तो जो उन्होंने स्टैंड लिया था एक पार्लियामेंट में खड़े होकर, उन्होंने जो मौक़िफ़ अपनाया था कि मेरे पास सारे सबूत हैं, ये कैसे सारा किया, वो चीज़ें कहाँ गई फिर सारी? वो तो कह रहे मुझे पता ही नहीं। मैं बताता हूँ, शुरू में जब केस शुरू हुआ था और हमने सिद्ध के दिल से अदालत का तावन भी किया था, लेकिन एक स्टेज पे जब पनामा केस शुरू हुआ और एक GIT बनी, उस पर तो इस पर ये चीज़ साबित हो गई थी कि मियाँ साहब को और मरियम को सबको कि जी हमारे ये खिलाफ, ये तो कोई एक माइंड बना के बैठे हैं, हम जितने भी इनको डॉक्यूमेंट्स थे इन्होंने इस पर ट्रस्ट नहीं करना। तो फिर उन्होंने ये फैसला किया कि हम जो है ना इसके इनको ट्रस्ट डीड है जो देने का या कुछ जो भी देंगे हम कोई फायदा नहीं है। तो फिर जाता ही ना, फिर तो पहले वो अगर वो कह रहे हैं कि जब माइंड बना के बैठे हैं कुछ एक्सेप्ट ही नहीं। मैं बताता हूँ, जब जेट जाते थे तो आपने ये बात सुनी कि जब पहले हसन हुसैन की पिक्चर रिलीज हुई, मतलब उनके माइंड सेट देखो ना कि एक आ रहा था उसके। फिर जो ये भी आपने बात सुनी होगी कि जो कमेटी के कान थे इस बीच में से आ जाते हैं और उस कागज लिखा हुआ आता है, साइन करा ले जाती हैं, बाकी चाय वगैरह पी के चले जाते हैं। चले वो चीजें तो सारी क्या चीजें, लेकिन ये चीजें तो साबित करनी थी ना, जो साबित नहीं करते। मैं दोबारा तो आपकी तरफ मरियम का कहा था, गालबन वो हैंड राइटिंग था, वो पॉन्टोन की क्या बोलते हैं, उसके मुतालिक था कि उस वक्त तो राय जी नहीं था। मरियम बीबी ने ये स्टेटमेंट दी थी, तो उसने कहा था नहीं उस वक्त वो अवेलेबल नहीं था, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि ये है कि उस वक्त ये हैंड राइटिंग था। उन्होंने कहा था कि वो प्रोफेशनल्स IT प्रोफेशनल्स कर सकते थे, विंडो विस्टा पे वर्जन उसका अवेलेबल था, लेकिन कमर्शियली अवेलेबल नहीं था ये। बहरहाल रुबीना खालिद साहिबा, मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि उनकी बेटी को अदालत में घसीटने का सौदा बड़ा महंगा पड़ेगा, और साथ ही कल ही आपने देखा कि चेयरमैन नैब के खिलाफ उन्हें लीगल नोटिस भेजा गया 4.9 बिलियन जो इंडिया ट्रांसफर करने का मामला था मियां नवाज शरीफ पर, उस केस में। तो इसके अलावा और वो क्या कर सकते हैं मियां साहब, जो वो कहते हैं कि ये बड़ा महंगा पड़ेगा सौदा, और वो किसे थ्रेटन कर रहे हैं बेसिकली? देखिए, मैंने लंबी गुफ्तगू सुनी अपने दोनों बड़े काबिल कदर PTI के जो नुमाइंदे थे और न्याजी साहब की बातें, तो ये सारी बातें जो दोनों ने कही बहुत पुरानी हो चुकी है। हाकमानी साहब की तरफ हमने जाना है जी, बिल्कुल वो घसी पिटी वही कहानी है। मतलब वो अब क्योंकि मामला मैं समझती हूँ कि अदालत में है, तो अदालतें जो हैं फ़ैसला करेंगी, बेहतर फ़ैसले करेंगी, तो बार बार वही बातें रिपीट करना, और चूँकि रुझान नहीं है हमारे यहाँ किसी चीज़ को पढ़ने का, मसला ये है कि हम वही सुनी सुनाई रेटोरिक जो होती है,
टॉक शो से उठाते हैं या कहीं सोशल मीडिया से उठाते हैं, तो हम जो हैं बड़े मैं समझती हूँ कि जो पब्लिक के नुमाइंदे होते हैं उनको कम से कम थोड़ा रिसर्च में, थोड़ा पढ़ने में, थोड़ा जो है बात करें तो सॉलिड बात करें, सबूत के साथ बात करें। ये जो स्वीपिंग स्टेटमेंट्स हम देते हैं ये कम से कम लेजिस्लेटर्स के लिए जो है, या मैंने तो आपके सामने मामला ही दूसरा रखा है। मैंने तो आपके सामने मामला, मैं समझ रही हूँ आपकी बात, लेकिन मैं थोड़ा सा, क्योंकि वो बातें बिल्कुल समर साहब, वो चूँकि मैं सुन रही थी बड़ी देर से दोनों की बातें, तो मुझे कुछ तो बोलना था उस बारे में। बाकी रही ये बात, तो मेरे ख्याल में शायद भूल गए हैं कि इससे बदतर सलूक जो था वो बीबी शहीद के साथ हुआ करता था और इनके दौरे हुकूमत में होता था। तो ये वो भी बेटी थी, वो भी माँ थी, वो भी किसी घर का चश्मो चराग थी और बहुत इज़्ज़तदार, बहुत बड़े घराने से वो भी थी। मैं समझती हूँ कि इज़्ज़त जो है वो हर एक का हक बनता है, उसका जो बेसिक राइट है वो उसकी डिग्निटी होती है। लेकिन जो बीवी के साथ सलूक किया गया, घंटों उनको बच्चों के साथ, आप सोचें ना, ये लोग तो फिर भी ये है कि टाइम पर आते हैं, टाइम पर चले जाते हैं, लेकिन घंटों बीवी को जो है बच्चों के साथ इंतज़ार करवाया जाता था। फिर ऐसी तारीखें रखी जाती थी कि एक दिन अगर लाहौर में है तो दूसरे दिन इस्लामाबाद में है, और वो हालांकि वो बहुत उन्होंने कहा कि मेरे केसेस को जो क्लब कर दिया जाए, कंसोलिडेट कर दिया जाए, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई थी। वो जो थी वो इट वाज प्योर विक्टिमाइजेशन। अभी तो अदालत के सामने पेश होना तो पाकिस्तान में पूरा दिन लोग पेश होते हैं। ठीक जी बिल्कुल, अगर आप उसको ये अल्फाज में इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी, आपने कह दिया है, क्योंकि अल्लाह की लाठी तो बेआवाज़ हमने सुना था कि होती है, लेकिन आज नज़र भी आ गया है। हकवानी साहब, एक तरफ तो नैब में रेफरेंसेस चल रहे हैं शरीफ खानदान के खिलाफ और अब वो तकरीबन डिसाइसिव फेज में भी दाखिल हो चुके हैं, लेकिन साथ ही वही नैब जिसकी खान साहब बड़ी बातें करते हैं कि हम नैब के साथ खड़े हैं, हम नैब को बिल्कुल किसी भी किस्म का दबाव में नहीं आने देंगे, इनकी तरफ से दबाव डाला जा रहा है। तो नैब चेयरमैन नैब को तो नोटिस चला गया है नवाज शरीफ साहब की तरफ से लीगल नोटिस हटाने का, तो अब पीटीआई कहाँ स्टैंड करेगी? समर साहब, इसका उसके साथ क्या ताल्लुक है? अगर आप नैब अगर अपना कानून के दायरे में रहकर अगर किसी के खिलाफ कोई चार्जेस लगाती है, उसके खिलाफ केस परसू करती है, यही उसका काम है। अगर आप उसके खिलाफ कोई आदमी समझता है कि जैसे नवाज शरीफ साहब ने उनको डेफेमेशन का कोई किया केस, तो वो अपना, पहले तो मुझे ये नहीं मालूम कि नैब के चेयरमैन के खिलाफ डेफेमेशन का केस हो भी सकता है या कानूनी तौर पे या नहीं, क्योंकि वो अपनी एक लीगल एंटिटी है, उसके अंदर वो अपना काम कर रहे हैं। तो अगर किसी चीज़ में अगर उनके तरफ से गलत नोटिस भी गया है तो उसका क्विकली हम जान लेते हैं। मेरे पास साहब बैठे हमारे साथ लीगल एक्सपर्ट हकवानी साहब। आप नहीं देखें अगर किसी के खिलाफ अगर कल कोई चार्जशीट होती है और चार्जशीट प्रूव नहीं होती तो क्या उसके ऊपर केस कर दिया जाएगा? ये तो कोई किसी कानून के तहत नहीं होता। ऐसे तो अदालतों में हज़ारों केस चल रहे हैं, तो वो सारे के सारे उनके ऊपर डेफेमेशन चली जाएगी। इट इज़ नॉट लाइक दैट, ये गलत है और वो जवाब देंगे नैब के सरबराह, उनको कानूनी एक तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। अगर वो सही काम कर रहे हैं तो उनको उनकी तारीफ़दारी करनी चाहिए, अगर गलत काम करते हैं तो उनके बारे में कहना चाहिए। ये तो केस टू केस बेसिस की बात है, इसके अंदर कोई ओवरऑल तो नहीं सिचुएशन के जो जस्टिस जावेद करेंगे सारी चीज़ें ठीक हैं तो सब ठीक हैं, अगर कोई गलत करते हैं तो उसको गलत कहना चाहिए जी। इसमें क्या तो आपकी नज़र में ये जो 4.9 बिलियन वाला था, इसने फिर मियां साहब को फ़ायदा पहुंचाया ना? जो वो कह रहे थे कि सारा हमारे खिलाफ हमें विक्टिमाइज किया जा रहा है, तो फिर वो मियां साहब को बात करने का मौका तो दिया ना चेयरमैन नैब ने? जी हाँ, मौका मिलेगा उनको। उनके खिलाफ अगर चार्ज उन्होंने किया है और उनके खिलाफ कहा गया है तो नैब के पास कोई सबूत तो होगा जनाब। अगर उनके पास सबूत नहीं है तो फिर नेचुरली वो कसूरवार है कि उन्होंने एक गलत मफरूदे पे एक आदमी के खिलाफ केस कर दिया, ये तो गलत बात है फिर। ठीक, मुझे एक क्विक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद में आमिर बाद साहब आपकी तरह नुक्ता आप कानूनी यहाँ पे वाज़ेह करना चाह रहे हैं। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक द शो। ब्रेक से पहले बात हो रही थी चेयरमैन नैब को जो मियां नवाज शरीफ ने लीगल नोटिस भेजा है। आमिर बाद साहब आप इस पर कोई कानूनी नुक्ता ऐड करना चाह रहे थे, प्लीज आप ऐड। मैं थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन दे दूं। एक तो अभी तक नैब ने कोई तहकीकात 4.9 बिलियन के हवाले से नहीं शुरू की। ये सिंपली एक कंप्लेंट उनके पास आई थी
और उन्होंने वो कंप्लेंट को माना नहीं और कहा कि इसको वेरीफाई कीजिए कि इसमें जो कुछ है इसमें कोई बात बनती भी है, कोई जान है भी नहीं। जब वो वेरिफिकेशन हो जाएगी और वहां से रिपोर्ट आ जाएगी कि जी पीछे सब्सटेंस है, तब इंक्वायरी ऑथोराइज होती है। अभी वो स्टेज नहीं आई। नंबर 2, नैब में एक ये बात हो रही है कि जी चेयरमैन नैब के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, सेक्शन 36 है नैब ऑर्डिनेंस का, उसको कहते हैं इंडेमनिटी क्लॉज। वो इंडेमनिटी देता है चेयरमैन नैब को और दीगर नैब के अफसरान को कि अगर वो नैब ऑर्डिनेंस के तहत किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू करते हैं तो फिर उन्हें ना तो किसी अदालत में ले जाया जा सकता है, ना किसी किस्म की कानूनी मिल जाता है, किसी किस्म की कोई प्रोसीडिंग्स उनके खिलाफ इनिशिएट नहीं की जा सकती। तो ये जो नोटिस वगैरह है ये सिर्फ पब्लिक कंजम्पशन के लिए है, अदरवाइज टेक्निकली एंड लीगली उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। और मकसद वैसे भी मेरे ख्याल से एक जो राय यही है कि उन्हें हटाना या उनके खिलाफ कानूनी चारा जो मकसद नहीं है, मकसद सारे अमल को मुतनाज़ बनाना है, जो एक राय पब्लिकली हर जगह पाई जाती है। एग्जैक्टली पॉलिटिकल स्कोरिंग है, अदरवाइज लीगली इसमें कोई सब्सटेंस नहीं है। ठीक, और अब कुछ बात कर लेते हैं आसिफ जरदारी साहब की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुतलिक, जिसमें उन्होंने एक तरफ तो मियाँ साहब से मुतलिक बात की कि वो करते कुछ हैं कहते कुछ हैं, लेकिन खुद जरदारी साहब एक बड़ी अहम बात कर गए। उन्होंने आलमी ताकतों के किरदार से मुतल्लिक बात की कि पाकिस्तान में हुकूमतें बनाने में या किसी को सदर या वज़ीर-ए-आज़म बनाने में आलमी ताकतों का भी कोई किरदार, तो उन्होंने सिर्फ इशारा दिया। क्या कहा जरदारी साहब ने, पहले सुन लेते हैं फिर इस पर बात करते हैं। मुशर्रफ को निकालना मेरे लिए अशद ज़रूरी था, एक डिक्टेटर को घर भेजना अशद ज़रूरी था, वरना इनमें से और कोई भी ये उनकी जगह लेना चाहते मुशर्रफ साहब की तो इनको इंटरनेशनल फोर्सेस नहीं मानती। मेरी एक पर्सनालिटी थी जो दुनिया ने मुझे रिप्लेसमेंट समझा मियाँ साहब इसकी, मुशर्रफ साहब। जी रुबीना खालिद साहिबा, जरदारी साहब कह रहे हैं कि इनमें से, उनका इशारा मियाँ साहब की तरफ था कि इनमें से कोई भी ऐसा नहीं था कि जिसे आलमी ताकतें कबूल करती। तो जरदारी साहब को कौन सी आलमी ताकत लाई थी? वो अपना भी कह रहे हैं कि मेरी पर्सनैलिटी थी कि आलमी ताकतों के लिए मैं एक्सेप्टेबल था। आप इसको जिस पैराए से ले रहे हैं, मेरा ख्याल उसका मतलब उनका जो है वो ये नहीं था। बेसिकली उस वक्त अगर देखा जाए तो जो विनिंग पार्टी थी आफ्टर द इलेक्शन ऑफ 2008, दैट वाज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो सिंपल मेजॉरिटी के साथ थी लेकिन जीती हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। और चूंकि एक बहुत लंबा दौर गुजरा था शिद्दत पसंदी का, और बहुत जो एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूँकि एक जमात समझी जाती है जो एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में चीज़ों को देखती है, एक रैशनल तरीके से चीज़ों को देखती है, तो नेचुरली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी की भी चॉइस हो सकती है, प्रेफरेंस हो सकती है, क्योंकि एक स्टेबल जमात है, एक मैच्योर जमात है और एक सियासी सोच रखने वाली जमात है। तो अगर उस पैराए में देखा जाए तो जरदारी साहब की बात में बहुत वज़न है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो वक्त की ज़रूरत होती है। अभी भी मैं समझती हूँ कि लेकिन वक्त की जरूरत अपने पाकिस्तानियों के लिए थी ना, आलमी ताकतों का इसमें क्या किरदार है? वो तो आलमी ताकतों की सीधी-सीधी बात कर रहे हैं। आपकी एक देखिए, हमारा अपनी जो है वो एक सिलेक्शन अपनी जगह होती है, हम जो वोट दे के लोग, लेकिन एक जो तरीक़ाकार होता है एक इंटरनेशनल फोरम पे एक्सेप्टेबिलिटी का, वो भी देखें पिछले 5 साल में आप देखें कि आप बिल्कुल तन्हा रह गए हैं। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं, आपका जो तरीक़ाकार था, इस वक्त आप बिल्कुल अकेले खड़े हैं। आप हर तरफ से ख़तरों में घिरे हुए हैं। जो हमारा दौर था, अगर आप देखें तो हमारे जितने हमसाया हैं, ख़ास करके अफ़गानिस्तान और ईरान, इनके साथ बड़े अच्छे तरीके से हम चल रहे थे। तो अभी आप देखें कि आप किस तरफ खड़े हैं, आपका कोई स्टैंडिंग नहीं है, कोई आपकी फॉरेन पॉलिसी नहीं है, कोई आपके पास जो है आने वाले टाइम के लिए जो अगला इलेक्शन है उसके लिए भी कोई ऐसा सिक्योरिटी सूरत हाल के तनाजुर में कह रही है कि पाकिस्तान की जरूरत है। इंटरनेशनल देखिए, मुल्की इलेक्शन जीतना एक अलग चीज है, लेकिन उसके अलावा एक इंटरनेशनल तरीकेकार भी है जिसके लिए आपको एक क्लियर वाइज़ पॉलिसी देनी पड़ती है, जो कि मुस्लिम लीग नून के पास नहीं है। ठीक है हकवानी साहब, कभी आलमी ताकतों का जिक्र होता है तो कभी खलाई मखलूक का जिक्र होता है, तो फिर बन जाने दे ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। तहरीक इंसाफ क्यों इतनी मुखालिफ है इस चीज़ की? समर साहब, 2008 में जब बेनज़ीर साहबा के साथ साने हुआ, उस वक्त जो बाइडेन साहब यहाँ पर आए और जो उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उन्होंने यहाँ काफ लीग के लीडरों के साथ बैठकर कहा कि इलेक्शन होने वाला है, हम इलेक्शन का रिज़ल्ट इस तरह होगा तो मानेंगे, अगर इस तरह हुआ तो नहीं मानेंगे। तो ये तो आप कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान बड़ा खुद मुख्तार मुल्क है, जो बड़ी ये वो हम अपना हिसाब रखते हैं, हमारी खुददारी है, ये सब ऐसी अल्फाजी बातें हैं।
मगर इसमें कोई सच्चाई नहीं है। यहाँ हम बाहर के लोगों का असर ज़रूर लेते हैं और उनका कहना भी माना जाता है, और चूँकि हमें मजबूर कर दिया गया है अपने जो हमारे अंदर कमी है, जो अंदर हमारे कोताहियाँ हैं, उसकी वजह से हम लोग कमज़ोर हो गए हैं, क्योंकि हमारे लीडर भी उसी तरह कमज़ोर हैं और हमारे अवाम बेचारे भी उसी तरह उनकी नज़र हो जाते हैं। तो लिहाजा ये कहना कि जी वहाँ उस वक़्त नहीं था, उस वक़्त उन्होंने जनरल कियानी को कहा और उन्होंने अपने उसी तरह 2008 का अंदर जो कुछ हुआ वो आपके सामने है, और उन्होंने जिनको आकर बिठाया और वो जिनको बाहर के मुल्कों ने कबूल किया वो उनको हुकूमत मिली, मगर फिर उन्हीं हुकूमतों को उन्होंने इस्तेमाल किया। और इसी तरह जब उनके यहाँ ब्लैक फोर्सेस वाले आए बंदे और उनको जिस तरीके से वीज़े मिले और जिस तरीके से हमारे वहाँ एम्बेसडर ने रोल अदा, अब भी सूरत हाल वैसी ही है हकवानी साहब, या फिर तब्दील हो गई है? जी वो तब्दील नहीं, क्योंकि अब तो खान साहब वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार बने बैठे तो उन्हें भी इंटरनेशनल प्लेयर्स मिल गई है। फिर जो बात आप कर रहे हैं, जब तक खुददार आदमी मुल्क के अंदर खड़े होकर अपने मुल्क की बेहतरी के लिए बात नहीं करेंगे और उनके यहाँ अपनी कमज़ोरी नहीं होगी, अगर कमज़ोरी उनकी होगी तो वो लोग उनको सवारेंगे, अगर नहीं कमज़ोर होंगे तो उसी तरह भुट्टो साहब के मैं दोबारा तो मुझे ब्रेक लेनी है, चढ़ जाएंगे, मगर लोगों के सामने खड़े होकर उनकी बाहर के लोगों की बात नहीं मानेंगे। यही है फ़र्क उनका गुलामों का और जो लोग खड़े होकर मुल्क के लिए काम करते हैं उनका फ़र्क है जनाब। ठीक है, पॉइंट आपका आ गया है साहब। नाज़रीन यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि निगरां वज़ीर-ए-आज़म के मामले पर क्यों इत्तफाक राय ना हो सका। पीपल्स पार्टी के अपोजिशन लीडर और नून लीग के वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान बातों की छोटे से ब्रेक के बाद स्टे विद अस। शो अमीरबाद साहब, इंतखाबात करीब हैं 2018 के और कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट डालने के लिए बाहर निकलें, लेकिन जब वोटर को ये बात पता लगेगी कि आलमी ताकतों का किरदार होता है हुकूमतें लाने या ले जाने में, तो फिर डीमोरलाइज नहीं होगा वोटर इस चीज़ पे? देखिए, मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ इस किस्म की स्टेटमेंट्स, और जब इतने सीनियर लीडरशिप से आती हैं कि जनाब बाहर की ताकतों को मैं काबिल कबूल था और मुझे वो ले आए। 2007 में बीबी का इंसिडेंट होता है, 2008 में वोटर घर से निकलता है पीपल्स पार्टी का, और पीपल्स पार्टी के वोट डाले जाते हैं। ये उस वोट की वजह से गवर्नमेंट्स बनती हैं। किसी बैरूनी ताकत का इस किस्म का नहीं होता कि वो किसी को लाते हैं। आपके इल्म में होगा कि हालिया जब ये ट्रंप का इलेक्शन हुआ तो सिर्फ एक एलिगेशन लगा कि जी रशियंस ने उनकी कैंपेन में और सदारती इलेक्शन पे किसी किस्म के असरअंदाजी की है, तो उस पर इतनी हाई लेवल की उनकी इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी। तो इस किस्म की बात एक तो वोटर की तौहीन है कि जनाब हम आते हैं, इनको बाहर की कुव्वतें नहीं, अवाम की कुव्वत और वोट की कुव्वत इनको सीटों पे लाती है। और उसके बाद अगर आप ये कह दें कि जी अगर हम बाहर की कहने पे आए हैं तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाती है कि अगर आप बाहर की ताकतों के कहने पे आके वजीर आजम या सदर बनते हैं तो फिर आप इस मुल्क के साथ तो कैसे होंगे, फिर तो आपको जो लाएगा वो किसी पर्पस के लिए लाएगा। तो इस किस्म की स्टेटमेंट से गुरेज करना चाहिए और लोगों को मैसेज देना चाहिए कि ये अवाम है, और अवाम जो डेमोक्रेसी जमहूरियत हम बात करते हैं, ये तो जमहूरियत की नफी हो रही है कि जी जमहूरियत का इसमें कोई नहीं, बाहर की ताकतें लेके आएंगे। तो इस चीज को हमें थोड़ा सा सीरियसली सोचना चाहिए कि ऐसी स्टेटमेंट्स। ठीक, और आप कुछ बात कर लेते हैं निगरान वज़ीर-ए-आज़म की। गौसे साहब, खुर्शीद शाह साहब का कहना है कि नून लीग या हुकूमत अपनी बात से फिर गई। वज़ीर-ए-आज़म साहब भी और नवाज शरीफ साहब भी, पहले उन्होंने हमें कमिटमेंट दी कि जो नाम अपोजिशन लीडर देंगे वो काबिल कबूल होगा, उसे बना दिया जाएगा, लेकिन अब जब हमने नाम दिए तो वो कहते हैं ऐसी तो कोई बात हमारे दरमियान हुई ही नहीं थी। और ये भी कहते हैं खुर्शीद शाह साहब कि इत्तफाक राय हुआ था हमारे दरमियान और वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान, तय पाया था कि रिटायर्ड जज का नाम कोई नहीं देगा। वहाँ से अब रिटायर्ड जज के नाम दे दिए गए हैं। हमें अगर पहले ना कहा गया होता तो हम भी किसी रिटायर्ड जज का नाम देते। तो जिस तरह जरदारी साहब याद कर रहे थे, कहते कुछ है करते कुछ है। देखिए जी, ऐसी बात नहीं है, अभी तो ऐसे मशावरती स्टेज पे काम है, तो वो भी 31 लेकिन वो तो नहीं हो सका, पहले स्टेज पे चीज नहीं हो सकी, इत्तेफाक नहीं हो सका, तो कोई ऐसी बात नहीं। पिछली दफा भी ऐसा ही हुआ था, तो पार्लियामानी कमेटी में सारा वसीत और उस पर बंदे ज़्यादा हो जाएंगे तो हो जाएगा। इसमें शायद एक हिकमत भी है, और हम चाहते हैं मेरे ख्याल में कि जितना डिले और एट द
टाइम एट स्पॉट जो है फैसला करें, क्योंकि इससे पहले चीज़ें मीडिया में आ जाती है तो चीज़ें कंट्रोवर्शियल हो जाती है, उसके नेगेटिव पॉजिटिव पहलू। बहुत बड़ा सीक्रेट तो नहीं है, ये तो नाम ऐसे होने चाहिए जिन्होंने 2 माह मुल्क चलाना है, वो पब्लिक डिबेट्स होनी चाहिए, उसमें ज़्यादा अक्सर इलेक्शन कमीशन को एक सिंबॉलिक इशारा होगा, और हम भी चाह रहे हैं कि तमाम सियासी पार्टी चाह रहे हैं कि 60 दिन के अंदर इलेक्शन इससे और फिर पीपल्स पार्टी फिर हमसे अब तो पीपल्स पार्टी इल्जाम लगा रही है रवीना खालिद साहिबा के मुकमका हो गया है नून लीग और तहरीक इंसाफ में तसद्दुक जिलानी साहब के नाम पर, और चौधरी निसार साहब ने भी आज यही कहा है कि इम्कान ये है कि तसद्दुक जिलानी साहब ही शायद उनके नाम पर इत्तफाक हो जाए निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर। जी देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं पहले रिस्पॉन्ड करना चाहूँगी इस बात को कि जो कहा गया कि जरदारी साहब के हवाले से, मैंने खुद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी, लेकिन जिस तरह से यहाँ उसको ट्विस्ट किया जा रहा है, देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वो वाहिद जमात है जो कि क्राइसिस के जो मौके होते हैं उस पर मुल्क को निकाल कर लेकर जाती है। अगर आप समझते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब के साथ बग़ैर या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सदर वहाँ नहीं होते प्रेसिडेंसी में, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो जमहूरियत का तसलसल अभी जारी है और अभी एक और ट्रांजिशन होने जा रहा है, ये पॉसिबल था कि सदर के जो इख्तियारात थे वो जो वापस कर दिए गए, पार्लियामेंट को दे दिए गए, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इशारा वो उस तरफ कर रहे हैं कि पाकिस्तान, मैंने पहले भी आपसे कहा, और जहाँ तक लीडर्स के असूलों पे और मौक़िफ़ पे खड़े होने की बात है, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज़्यादा कोई मौक़िफ़ ये क्लेम कर ही नहीं सकता कि जिसके 2 लीडर जो हैं वो अपने इस मौक़िफ़ की वजह से, अपने इस अवाम दोस्ती की वजह से जो है, एक को फांसी पे लटका दिया गया और दूसरी की बीबी की जिस तरीके से शहादत होती है, तो वो स्टैंड पे खड़े होने वाले लोग हैं। ये जो अभी इस वक्त कागजी शेर, और मैं समझती हूँ जो लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि वो मुल्क के लिए बहुत कुर्बानियाँ दे रहे हैं और देंगे, ये सब बातें जो हैं वो झूठ पे मुबनी, क्योंकि उसकी बैक सपोर्ट कुछ भी नहीं है। खाली लफ्जों से जो है ना वो नहीं बनते लीडर्स को करके दिखाना होता है, और हमारी पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह करके दिखाया है। दूसरी बात ये है कि ये जो आप इलेक्शन के निगरान वज़ीर आज़म की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़े एमिकेबल तरीके से कोशिश की है और ऐसे नाम दिए हैं जो कि बड़े मुस्तनद नाम हैं, जो बड़े अपने अपने फील्ड में बड़े अच्छे नाम हैं। तो अभी देखते हैं कि अभी तो कुछ दिन बाकी हैं, मेरे ख्याल में कबल अज़ वक्त होगा इसके ऊपर क्या असराई करना हो सकता है, और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो है ये एक अच्छे तरीके से एमिकेबली ये ठीक है। जी हकवानी साहब, पिछले हफ्ते तक तो शाह महमूद कुरैशी साहब गिला कर रहे थे कि हम तो ना 3 में ना 13 में निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रर के मामले पर, लेकिन अब तो फिर मामला आ गया है दोबारा से, PTI भी उसमें स्टेक होल्डर होगी जब पार्लिमानी कमेटी में ये मामला जाएगा। जी हाँ, उस वक्त हम ज़रूर स्टेक होल्डर होंगे। जो कानून के मुताबिक इस वक्त लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द अपोजिशन, ये 2 शख्स अपने कोलिशन पार्टनर से, अपने अपोजिशन के लीडरों से बात करें ना करें, इसके ऊपर बिल्कुल कानून चुप है। एक कदर भी होगी और बात भी होगी। इसी तरह हमारा फ्रंटियर में KPK में हमारे अमल दरामद में हमारा हाथ है, और पंजाब में भी हमारा हाथ है, क्योंकि हम लीडर ऑफ द अपोजिशन है वहाँ। ऐसा ही है। बाकी फेडरल गवर्नमेंट में हमारा जो है उनके नंबर में हमारा जब तक ये पार्लियामेंट्री उस वक्त तक हमारा कोई किरदार नहीं है। सही कहा है उन्होंने। ठीक है दोस्तों ने। ठीक है जी, ब्रेक के बाद बात होगी नईम उल हक साहब के अमल से मुतालिक, जिसको वो कह रहे हैं कि खान साहब ने थप्पड़ मारने के अमल की पर उन्हें शाबाश दी है। छोटे से ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक द शो। और अब बात हो जाए तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईम उल हक साहब की जानिब से वफाकी वजीर दानियाल अजीज साहब पर हाथ उठाए जाने के मामले की, जिस पर नईम उल हक साहब के बकौल खान साहब ने उन्हें शाबाश दी। क्या कहा नईम उल हक साहब ने, उन्होंने खुद एतराफ़ किया, सुन लेते हैं फिर बात करते हैं। मुस्लिम लीग नून के जो अक्सर अरकान हैं वो मेरी बहुत इज्जत करते हैं। इस शख्स ने जब इमरान खान की जात पे हमले किए और करता रहा और झूठ बोलता रहा, और फिर जब इसने मुझे चोर कहा तो वह कुदरती अमल था जिससे मैंने इसको थप्पड़ मारा, और उसकी इमरान खान साहब ने इसकी तारीफ की कि बिल्कुल सही, क्योंकि बहुत अरसे से जहर घोल रहा था, और पूरे तहरीक इंसाफ के जो हमारे चाहने वाले हैं, हिमायती, उन्होंने इस कदम को सराहा है। जी हकवानी साहब, नईम उल हक साहब कह रहे हैं कि खान साहब ने इस अमल की तारीफ की, तो ये कौन सी सियासत को परवान चढ़ा रहे हैं? असल में जो अखलाक का है ना तनज़्ज़ुली, वो हर तरफ है, और लोग अपने लीडरों को खुशामद करते हैं,
और सारे बैठकर टीवी पे असल में जो कारकर्दगी हो रही थी वो अपने लीडरों को सुना रहे होते हैं। किसी को बैठ के अपने साथी को, कुलीग को चोर कहना वो भी गलत बात है, और उनसे हाथ दराजी करना भी गलत बात है। दोनों चीज़ें अगर हो गई हैं तो वो उन्होंने भी अपने जोश खिताबत में वो कह दिया। इधर से भी अगर वो एक आदमी को उसकी इज़्ज़त पे हर्फ आया है तो उसका भी हक बनता है, फिर उससे जो अमल हुआ वो भी अमल हो गया उनसे। अगर आप मुझे खड़े होकर मेरे मुंह पे कुलीग बैठे वही चीज़ अच्छाई तरीके से भी कह सकते हैं, मेरे से ना डिसएग्री भी कर सकते हैं, मगर मेरे साथ बदतमीज़ी भी कर सकते हैं, तो फिर नेचुरली बदतमीज़ी का जवाब तो फिर बदतमीज़ी है ना जनाब, और क्या हो सकता है। ये बड़े अफसोस की बात है। ठीक है जी, आप तो जस्टिफाई कर रहे हैं कि उन्होंने ठीक किया, बदतमीज़ी का जवाब बदतमीज़ी से दिया। रुबीना हारिस साहिबा क्या कहेंगे? बिल्कुल भी जी, मैं बात जो है बहुत गलत है। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है, और ये कोई तरीक़ेकार नहीं है इसको कुदरती अमल कहना। कल को आप किसी का खून कर देंगे चैनल पे बैठ के और कहेंगे जी क्योंकि कुदरती अमल था। चैनल पे आप इसलिए आते हैं या कहीं भी आप जब बहस करते हैं तो उसमें आप जो है एक धीमे मिजाज रखते हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसकी बहुत मजम्मत करती है। इस तरह के रवैयों को जो परवान चढ़ा रहे हैं, इसकी सिलसिला अगर आप देखें तो बहुत पीछे तक मिलता है। आप लोगों ने देखा था जो हशर यहाँ पे पुलिस वालों का और वो किया गया, उसको भी इनकरेज किया गया कि ये लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया है और बड़े ये हमारे टाइगर्स हैं और फलाना है। देखिए ये बात जो है, आप मुआशरे को लीडर जो होता है, लीडर आपका एक रोल मॉडल होता है। अगर लीडर इस किस्म की हरकतें करेंगे तो ये जो हमारे ऑलरेडी अदम बर्दाश्त का जो और एक ऐसे वक्त में ये वाक़या है कि जब इंतखाबात करीब है तो अदम बर्दाश्त का यही आगे जब मैं तो समझती हूँ कि इमरान खान साहब को आके इसकी पब्लिक यही बात कारकुनान में भी आगे जाएगी। कारकुनान भी इन्हीं रवैयों को अडॉप्ट करेंगे तो इंतखाबात करीब है, किस तरफ हालात जाएंगे। जी न्याय साहब, ये आपने बिल्कुल ठीक बात की। लोग अपने लीडर से इंस्पायर करते हैं। देखो खान साहब पहले भी एक दफ़ा कर चुके हैं, जब राज सईद और जवेद लतीफ़ का झगड़ा होता तो खान साहब ने कहा था कि अगर मैं होता तो मैं इससे भी ज़्यादा करता। जब लीडर की तरफ ये मैसेज जाएगा तो कारकुनान का हौसले तो और बढ़ेंगे, और तो शिद्दत आएगा, और लड़ाई झगड़े होंगे। और कब नईम हक साहब ने जो किया, आप नईम हक को वहाँ बच्चा तो है नहीं, मंचा हुआ सियासतदान है, उसकी तरफ से जी की बिल्कुल ये काबिल मजम्मत है। और फिर बजाय इसके कि कल दानियाल ने भी कहा कि बजाय कि वो या शर्म की बात कि कोई अखलाकी जुर्रत होती भाई माफ़ी मांग लेते, वो भी उनमें नहीं है। तो मेरे ख्याल में हमें जो है कारकुनान में भी जाएगी चीज़ आगे। देखिए जैसे कि अभी खगवानी साहब ने भी कहा कि जनाब दोनों तरफ से गलती हुई है। अब इसमें मैं समझता हूँ एक और जो सबसे बड़ी गलती हुई है कि वो जियो की तरफ से है कि अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हो भी जाता है तो उसको ऑन एयर नहीं करना चाहिए, उसको आप काटिए, आप उसको एडिट कीजिए और माजरत कीजिए। अदरवाइज आई पर्सनली बिलीव के ये जो थप्पड़ मारना है या किसी पे हाथ या उठा के आप गिलास मार देंगे कर को, दिस इज टोटली जिसको एक्सेप्टेबल नहीं कहा जा सकता। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। और जाते जाते हमने एक बड़ी डेवलपमेंट की, फाटा रिफॉर्म से मुतल्लिक। फाटा कौमी धारे में आ गया है और 31वीं आईनी तरमीम कौमी असम्बली के बाद आज सेनेट ने भी मंजूर कर ली है, और इतवार को अब आखिरी एक मिलेगी मंजूरी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से, जिसके बाद फाटा कौमी धारे में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर अहम बात यह है कि कानूनी तौर पर तो ये चीज़ें सारी हो गई हैं, लेकिन अमलन भी जो प्लान दिया गया है फाटा की तरक्की का, उस पर मेनुअन अमल दरामद होना चाहिए ताकि फाटा के अवाम का मयार ज़िंदगी भी बेहतर हो सके, फाटा में भी तरक्की हो सके। आज के शो में इतना ही। फीडबैक जरूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।